बीजेपी में क्या क्या बदलाव आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। पहला बड़ा बदलाव तो सब लोगों ने देखा, पूरे देश भर ने देखा कि किस तरीके से नितिन नवीन, जो कि बिहार सरकार में मंत्री थे और यहाँ बिहार में विधायक थे, उनको सीधा उठाकर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। बिल्कुल, मुझे लगता है कि 20 तारीख को उनकी ताजपोशी भी हो जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में, संगठन में आपको क्या लगता है क्या क्या बदलाव हो सकता है, और आने वाले दिनों में कैबिनेट का भी विस्तार होने वाला है, तो उसमें बीजेपी किन किन नए चेहरों को मौका दे सकती है? क्योंकि अब वो चाहती है कि एक परसेप्शन जाए कि बीजेपी जो है वो युवाओं की पार्टी बन गई है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी का अगर यदि आप देखिएगा तो इस बार जो कैबिनेट्स में जाने की बात हो रही है उसमें 2-4 चेहरे हमको दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि एक तो फर्स्ट टाइमर है, वह भी जा सकते हैं, कुछ जो है सो युवा भी आएंगे। देखिए, मिक्सअप करके ले जाएंगे। अब देखिए, कई राजनीति जो अब तो जाति का भी हाँ, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जैसे कई आपको देखिए, अब नाम अगर यदि बोलिएगा तो हम बोल भी देंगे उसमें। नहीं, नाम बोल सकते हैं। अब जैसे रेणु देवी हैं, रेणु देवी हैं, जिस समाज से आती हैं, एक बड़ा नाम है वो, जो पहले डिप्टी सीएम रह चुकी हैं। अब देखिए नीरज बबलू हैं, वह भी देखिए मंत्री रह चुके हैं, ठाकुर समाज से हैं, क्षत्रिय समाज से हैं। अब जो सो भूमिहार समाज से किसको लेकर के आती है, यही खोजने वाली बात है। आपको ब्राह्मण से किसको, अब देखिए एक तो संजय पांडे का नाम आ रहा है, फर्स्ट टाइमर जीत करके आए हैं, वह भी अब देखिए। लेकिन तब है कि अब किधर से प्रतिनिधित्व दिया जाता है, सासाराम के एरिया से किसको देगा, मगध क्षेत्र से किसको देगा, यह एक कहीं ना कहीं बड़ी बात दिखाई पड़ती है। और जिनको आप अगर यदि मान लीजिए कैबिनेट में जगह नहीं दे सके, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी आपको बिहार प्रदेश में आप देख रहे हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो अभी संगठनात्मक वहां पर भी आपको अमूलचूल परिवर्तन होता हुआ आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि नया संगठन विस्तार बने, कई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संयोजक इधर उधर होंगे। तो यह भी एक प्रक्रिया है एडजस्ट करने के लिए और पार्टी की बेहतरी को आगे करने के लिए। चलिए, बीजेपी के बाद हम बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। क्या फ्यूचर आपको दिखाई दे रहा है? क्या उनको रिपीट किया जाएगा राज्यसभा में? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि जो उनके 3 विधायक हैं, बिल्कुल, जो एक तरीके से अपने नेता के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है उन्होंने, और कह रहे हैं कि अब कुछ भी हो जाए हम अपने नेता के साथ नहीं जाएंगे। बिल्कुल, तो क्या लगता है, टूट होगी नहीं होगी? और उपेंद्र कुशवाहा का क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? बीजेपी उनको राज्यसभा में फिर से रिपीट करेगी या नहीं करेगी? देखिए, पॉलिटिकल कॉरिडोर में कई तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन हम देखिए एक बात हम कहना चाहेंगे, एकदम न्यूज़ 24 के ऑथेंटिक बात बता रहे हैं कि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के जो पुत्र वधू हैं उनको लेकर के जिस तरीके से बात चल रही थी कि उनको आयोग में उपाध्यक्ष बनाने की बात, तो ऑन रिकॉर्ड हम बात कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ इस तरह की भ्रांतियां और गलत बात फैलाई जा रही है कहीं, उन्होंने कहा। और उन्होंने अपने ही जो संगठन के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के समय से जो रहे हैं उनका नाम उन्हें आगे बढ़ाया है। नंबर 1 मसला हो गया। अब देखिए, जो 3 विधायक तो पहले गैस का सिलेंडर, जो आरएलएम का जो सैंपल होता था, उसको लेने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक किए हुए थे। जब उनको मिल गया तो उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ गई। और दीपक प्रकाश जो उनके पुत्र हैं, जो आपको दिखाई पड़ते हैं, मंत्री भी बने हैं, बिना किसी सदन के सदस्य हुए। तो आप अगर यदि थोड़ा सा दीपक प्रकाश पर जाइएगा, तो हम जहां तक दीपक प्रकाश को देख रहे हैं, जब आरएलएसपी हुआ करती थी उस समय भी वह अपने पिता बगैर सीन पर आए, बगैर पर्दे पर आए वह काम करते थे, पीछे से काम करते थे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा भी है कि पार्टी के लिए दीपक प्रकाश जो है वो पहले से काम कर रहे थे, पर्दे के पीछे रहे। बिल्कुल। और दूसरी बात आप देख लीजिए कि वह जब कोरोना हुआ था उस कालखंड में सब लोग घर के अंदर थे, तो दीपक प्रकाश और उनकी पत्नी तमाम जो है सो इस तरीके से वो काम करती थी कोरोना के लिए। तो यह एक बड़ी बात है, इस बात को समझना पड़ेगा। सिर्फ इस तरह से कोई ला करके गिफ्ट नहीं दिया गया है। अब जो इन लोगों की तीनों की पीड़ा है, तो ये 5 पांडव में कौन पांडव उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं?
कोई नहीं कर रहा है। कोई नहीं कर रहा है। ये सबसे हर दरवाजे को उन्होंने खटखटा लिया, सारे दरवाजे को नॉक कर लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। और क्यों कोई लेगा? अभी आपको एनडीए में किसी को कोई जरूरत नहीं है। और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे कुशवाहा समाज के नेता हैं जिनका हर पॉकेट में, हर विधानसभा हो, हर लोकसभा में आपको उनका वोट है। इस बात, यह एस्टेब्लिश फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। रिपीट होंगे राज्यसभा, निश्चित रूप से वह रिपीट होंगे, क्योंकि देखिए आप एक बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको पहले टर्न भेजा था। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुशवाहा का एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जो कि जिसके पूरे बिहार में मुकम्मल तौर पर माने स्वीकार्यता हो, तो वो उपेंद्र कुशवाहा के पास में है। यह उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे चेहरा, और प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, वो ऐसा नहीं है कि मुंह ठोकवा नहीं है कि आप और हम ठोक दिए और बन के उनको बैठा दिया गया। तो उपेंद्र कुशवाहा की ये अपनी कार्यशैली है। और देखिए, वो काम करते हैं, नीतीश कुमार को उतना ही सम्मान देते हैं, नीतीश कुमार से बड़े भाई और छोटे भाई का संबंध भी है। तो यह तमाम तरह की जितनी बातें हैं, लॉ कुछ कॉम्बिनेशन में क्यों कोई डेंट करना चाहेगा, यह सबसे बड़ी बात है। अब हम बात करेंगे जीतन राम मांझी की, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन यदा कदा वो बीजेपी को धमकी भी देने लगते हैं कि भाई अगर ये चीजें नहीं मिली, राज्यसभा नहीं मिली, तो गठबंधन तोड़ देंगे, मंत्री का पद से इस्तीफा देने में हमको 2 मिनट भी नहीं लगेगा। और ये नसीहत वो अपने बेटे को भी देते हैं। तो वो कुछ खेल कर सकते हैं या जैसे हैं बने रहेंगे? नहीं, देखिए, वह एक बात समझना पड़ेगा। निश्चित रूप से जीतन राम मांझी बड़े चेहरे हैं। आप पहले एक चीफ मिनिस्टर रहे हैं बिहार के, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, लेकिन वह हैं क्या? वह पार्टी के संरक्षक हैं। तमाम जिम्मेवारी, तमाम जो है सो कांधे पर, उनके बेटे के कांधे पर है, संतोष सुमन के। और वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं। तो वह आप देखिए कि पिता और पुत्र में देखिएगा कि आपको बात में तफरका दिखाई पड़ता है। कहीं पर भी दोनों में आपको यह नहीं लगता है कि दोनों का लाइन और लेंथ एक है, दोनों का अलग अलग लाइन लेंथ दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, अब देखिए सुविधा की राजनीति हो गई है। इतनी बात आप जान लीजिए, अब पहले वाली बात नहीं रही। हर आदमी चाहता है सुविधा भोगी, एयर कंडीशन कमरा से बाहर निकलना नहीं चाहता है। देखिए, आप नीतीश कुमार के, या हम लोग जब बात करते हैं, देखिए नीतीश कुमार का चुनाव प्रचार में मौसम का मिजाज बदला हुआ था। सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार निकल गए। यही नीतीश कुमार है, और यही हर आदमी चाहता है, सुविधा की राजनीति। तो ऐसे में सुविधा की राजनीति करिएगा तो आप फील्ड में नहीं निकल पाइएगा, ग्राउंड जीरो पर नहीं जा पाइएगा। तो अब देखिए, सिर्फ कहना है और ये दिखाने की बात है। और सामने चिराग पासवान को आप देख रहे हैं कि वह पिछले चुनाव में वह लड़े, 0 सन्नाटा हो गया उनकी पार्टी का, एक सीट मिला, वह भी जो है इधर से उधर हो गया। तो लेकिन वह एक बड़ी लकीर तो उन्होंने खींची, उसी का उनको परिणाम भी चिराग पासवान की पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दिखाई पड़ा इस बार के चुनाव में, विधानसभा हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो। तो यह इतनी बात तो हर लोग समझता है, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एनडीए के बाद अब हम महागठबंधन की बात करेंगे, तो तेजस्वी यादव की बात होगी। सबसे पहले तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकलने वाले हैं, और इसके पहले जब वो काफी लंबे समय के बाद पटना पहुंचे तो उन्होंने कहा कि 100 दिनों तक हम वेट करेंगे। बिल्कुल, जो भी सरकार का कामकाज चल रहा है उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन 100 दिनों के बाद हम अपना बोलेंगे जो भी बोलना होगा। तो उनकी यात्रा, आपको लगता है कि कोई असर होगा? क्योंकि शिवानंद तिवारी का बार बार बयान या सोशल मीडिया पर डालना कि भाई नेता बनो, जिम्मेदार बनो, बिल्कुल, जिस तरीके से काम कर रहे हो वो उस तरीके से नेता कभी बन नहीं सकते हो। तो क्या लगता है, भविष्य क्या लग रहा है तेजस्वी यादव की? देखिए, तेजस्वी यादव के पास में देखिए वोट है, उनको लोग चाहते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब आम आदमी से नहीं इंटरेक्ट करिएगा, आम आदमी से नहीं मिलिएगा, तो फिर आपको उसका आउटपुट नहीं दिखाई पड़ेगा, उसका आपको फलाफल नहीं दिखाई पड़ेगा। तेजस्वी यादव को इस बात को समझना पड़ेगा कि 40 दिन तक आप बाहर रहें, 40 दिन के बाद में आए, और आपने समय दे रखा है 100 दिन। इस समय बिहार विधानमंडल का सत्र भी अब चलने वाला है, और आप सदन से सड़क तक लड़ाई की बात करते हैं, विपक्ष में हैं, अहम भूमिका आपकी है, बड़ी पार्टी हैं आप तो। और आप ही अगर यदि सदन के अंदर भी चुप रहिएगा, सदन के बाहर भी चुप रहिएगा, तो आम आवाम की आवाज कौन उठाएगा सदन में और सदन के बाहर और सड़क पर? यह सबसे बड़ा मसला है। इस बात को तेजस्वी यादव को समझना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 बात, अभी आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव की अपनी एक सनातन पद्धति से हम लोग जो उसको दही चूड़ा
इधर हम लोग करते हैं, आपको लोहड़ी उधर होता है, पंजाब दिल्ली साइड में आप चलिए। लालू प्रसाद यादव का होली दही चूड़ा, बिल्कुल अनेक इफ्तार पार्टी यह सब तो बड़ी लकीर लालू प्रसाद। और वो सोशल जस्टिस की बात लालू प्रसाद यादव करते हैं तो कोई गलत नहीं करते हैं, वो तो दिखाई गंगा जमनी तहजीब का मिसाल अगर कोई है तो लालू प्रसाद यादव है, इस बात को कहां कोई डिनाई कर सकता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के पुत्र होने का क्रेडिट जरूर ले रहे हैं, लेकिन उनके बनना पड़ेगा, लालू प्रसाद यादव बनना बिल्कुल जनता के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए आपको अपना दरवाजा खोलना पड़ेगा जैसे खुला रहता था। और उतना ही आपको, तभी आप जो है सो आप बोलिएगा तो अंतिम पायदान तक आपकी बात जाएगी, लोग कनेक्ट होंगे आपसे। इतनी बात समझना पड़ेगा, जिस बात को तेजस्वी यादव नहीं समझ पा रहे हैं। और देखिए उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव समझ गए तो तुरंत उसका आपको दिखाई पड़ रहा है क्या चीज हो रहा है सामने, तमाम लोगों को एकजुट कर लिया उन्होंने। और यही लिगेसी, देखिए लिगेसी कहने से नहीं होता है, लिगेसी को करना भी पड़ता है, दिखाना भी पड़ता है, बताना भी पड़ता है। और वही तेज प्रताप यादव और तेजस्वी में अंतर दिखाई भी पड़ रहा है। तेजस्वी कहीं पिछड़ते जा रहे हैं और हमको लगता है कि तेजस्वी यादव की ये एक बड़ी भूल कहिए या चूक कहिए, ये चूक गए इस बार।